हे गाइस, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स में इजी की एक और वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक, डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल, इसकी थोड़ी सी नॉलेज, इसका केस स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू और इसकी इंपॉर्टेंस के 6 मेन पॉइंट्स। ये है हमारी आज की वीडियो का कंटेंट। लेकिन अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से कर दो। लाइक और शेयर मैं कहूंगा नहीं, आप पूरी वीडियो देखोगे, आपको अच्छी लगी, आप अपने आप कर दोगे। और कमेंट जरूर करना है, कमेंट जरूर करना। पूरी वीडियो में कोई भी कमी मिले, कोई भी अच्छाई मिले, कुछ भी लगे आपको, कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो आपके मन में, एक ऑनेस्ट सा ओपिनियन नीचे डाल दो। नहीं डालना चाहते, मेरा सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए, वहां जाकर मुझे डीएम कर देना। सो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, डेलीगेशन करना एक ऑप्शनल चीज नहीं है, डेलीगेशन जरूरी है और हर कंपनी में हर मैनेजर डेलीगेशन एक पॉइंट के बाद करता है। पहले डिस्कस कर लेते हैं डेलीगेशन होता क्या है। देखो, एक बंदा है, वो एक पर्टिकुलर पोस्ट पे काम कर रहा है, उसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क दिया गया, उसने कर लिया। अगर उसका वर्क थोड़ा सा बढ़ाया गया तो भी उसने कर लिया, थोड़ा सा और बढ़ाया गया तो भी भाई ने मैनेज करके अच्छे कैसे ना कैसे करके उसने इस टास्क को कंप्लीट कर दिया। थोड़ा और बढ़ाया गया तो भाई वो बेचारा हो गया परेशान। ये कहता है कि मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा, मेरा सिर्फ इतना बनता है, इतना दे दोगे चलो कर लूंगा, इतना दे दोगे तो भी औखा सौखा होकर धक्के से कर लूंगा, लेकिन ये वाला ना, मैं नहीं कर सकता। तो भाई अगर इस मैनेजर की इतनी औकात है कि कंपनी इसको इतना काम दे रही है, इतना इस पे भरोसा कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बिल्कुल वर्कर तो होगा नहीं, कि कोई ना कोई तो ऊपर लेवल रैंक्ड मैनेजर होगा। मतलब इसके कुछ ना कुछ तो सबऑर्डिनेट्स होंगे, जेन्युइन सी बात है, सबऑर्डिनेट्स तो होंगे। तो जब इसको लगता है कि मैं ये काम ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से इतना सारा वर्क बर्डन नहीं सहा जाता, तो मैं थोड़ा सा काम अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंप देता हूँ, अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता हूँ मैं थोड़ा सा काम। भाई तुम मेरे को एक काम करके दो, जैसे जेन्युइन सी बात है कि ये बॉस है और ये सबऑर्डिनेट्स है, तो इसका दिया हुआ काम इनको करना पड़ेगा। एक बार के लिए, कंसेप्ट के लिए हम इतना समझते हैं। तो बात क्या आती है कि डेलीगेशन क्या होती है, जब आप अपना काम ट्रांसफर कर दो किसी अपने सबऑर्डिनेट। और साथ ही साथ ये होता क्या है, व्हेन द मैनेजर फील्स ओवरबर्डन्ड, जब इस पे बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगी। अब इसमें देखो होता क्या है। अब देखो, डेलीगेशन का बेस समझने के लिए ना आपको 3 चीजें समझनी होगी। अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया के बारे में है। नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। लेकिन अगर नहीं देखी तो यहाँ पे प्लेलिस्ट पिन्ड है, अभी के अभी जाके आप पूरी की पूरी पार्ट एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देख सकते हैं। अथॉरिटी होती क्या है, अथॉरिटी का मतलब क्या है, अथॉरिटी ऐसी क्या चीज है कि ये डेलीगेशन से लिंक्ड है। तो अथॉरिटी बेसिकली पावर होती है, पावर मतलब ताकत है। अथॉरिटी इज द राइट टू कमांड सबऑर्डिनेट्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। क्या मतलब इसका, एंड ऑब्टेन ओबीडियंस में यहाँ लिखा नहीं है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी समझने वाली बात है कि अथॉरिटी क्या है, अपने सबऑर्डिनेट को कमांड देने का हक, उसका राइट, आपके पास पावर है कि आप अपने सबऑर्डिनेट को काम देके उससे काम करवा लो, ये आपकी अथॉरिटी है। एंड टेक एक्शन विद इन स्कोप ऑफ हिज पोजीशन, आपकी पोजीशन, आपको जो काम दिया गया है उसके दायरे में रहकर आपको जो पावर दी गई है, आप सिर्फ उतनी ही पावर में रिस्ट्रिक्ट होकर उसको यूज कर अपने एक्शन ले सको। ये सब चीज होती है अथॉरिटी। अब मैंने आपको बताया था अथॉरिटी फ्लो कैसे करती है। भैया अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स। कैसे, टॉप वाला मिडिल वाले को देगा और मिडिल वाला लोअर वाले को देगा। इसी कारण से अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स। ये बात हमें क्लियर हो गई। और अथॉरिटी से होता क्या है, अथॉरिटी से सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशंस बिल्कुल क्लियर रहते हैं, बिल्कुल ओपन चीज होती है कि हाँ कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए हो मेरी बात, इतनी सी बात थी अथॉरिटी में। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट वर्क एज असाइन्ड बाय हिज और हर सुपीरियर। इतनी सिंपल सी बात है कि आपको जो काम आपके सुपीरियर ने दिया है उसको कैरी आउट करने की, यानी कि उस काम को पूरा करने की ऑब्लिगेशन, उसका धक्का आपके लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, दैट्स इट, क्योंकि वो काम ओरिजिनली आपका है। जब आपको मिल गया तो वो काम आपका है। तो क्या हुआ कि इससे हमें पता लगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। यहां मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बात कर रहा हूं टू बी रिस्पॉन्सिबल।
मैं रिस्पॉन्सिबल किसको हूं? मैं अपने ऊपर वाले, अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल हूं, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। इतनी सी बात थी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक और फैक्ट आएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू और एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू और रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर का क्या मतलब है। पहले तो इनके दूसरे नाम सुनो। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होती है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर होती है फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका मतलब समझाते हैं आपको क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू का मतलब कि मैं किस बंदे को रिस्पॉन्सिबल हूं, टू दैट पर्सन, कि ए के ऊपर बैठा है बी, तो ए बी को रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फोर होती है फंक्शनल, यानी कि रिलेटेड टू फंक्शन, रिलेटेड टू वर्क, जो काम मैं करने वाला हूं। ए बी को रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर पीस ऑफ टास्क, तो ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टू दिस। ये बात होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी दो टाइप की, टू फोर आप समझ गए। अब इसके बाद क्या आता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक अच्छा सा होना चाहिए बैलेंस, जो मैं आपको अपने प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर की वीडियोस में समझा चुका हूं। हेनरी बेल का प्रिंसिपल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो भैया आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो तो जाके देख सकते हैं। अब बात आती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जिस चीज से आप शायद थोड़े कम वाकिफ हो, आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल ना पता हो, लेकिन मैं हूं ना, मैं आपको तसल्ली से बताऊंगा अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। देखो जब आपने, ये हो गया सुपीरियर, ये उसके नीचे बैठा है एक सबऑर्डिनेट, इसने इसको अथॉरिटी दे दी, यानी कि अथॉरिटी ग्रांट कर दी। भाई तेरे को मैं पावर दे रहा हूं और इस साइड से इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, तेरे को ये काम भी दे रहा हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी? असाइन। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी, अथॉरिटी ग्रांट कर दी। भाई तेरे को ये काम करना है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तेरे को ये पावर दे दी है, तेरी अथॉरिटी। इन दोनों में मैंने एक बैलेंस भी बना दिया। तो ठीक है, जब ये दो काम कर दिया, अथॉरिटी ग्रांट कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी, तो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाती है अपने आप। अकाउंटेबिलिटी को ये बंदा डिनाई नहीं कर सकता, अकाउंटेबिलिटी अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। अब अकाउंटेबिलिटी होती क्या है? देखो अकाउंटेबिलिटी होते है जवाबदेही। भाई कि मैंने किसी को काम दिया, उसको अथॉरिटी दे दी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, कल को मैं जाके उससे पूछ सकता हूं कि भाई ये काम हुआ, ला दिखा, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ऐसी क्या बात आ गई, मैं उससे जाके इंक्वायर कर सकता हूँ, वो मुझे जवाब देगा। क्यों? क्योंकि ही इज अकाउंटेबल टू मी, वो मुझे अकाउंटेबल है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है मेरी तरफ। जब आपने किसी को अथॉरिटी भी दे दी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी तरफ क्रिएट अपने आप हो जाती है। ये बात है अकाउंटेबिलिटी में। तो अकाउंटेबिलिटी सिर्फ ये होती है कि आप उसको अकाउंटेबल हो, मतलब जब वो आके आपसे रिपोर्ट मांगेगा आपके काम की, तो आपको उसको जवाब देना है। ये बात है अकाउंटेबिलिटी, दैट्स इट। अब अगर आपने वीडियोस को कंसेप्ट समझ के पढ़ा है, तो आप मुझे बताएंगे कि अकाउंटेबिलिटी कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड या अपवर्ड। मैं आपको याद दिला दूं, अथॉरिटी डाउनवर्ड क्योंकि मैं अथॉरिटी ले रहा हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ऊपर। तो अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड होगी क्योंकि मैं अकाउंटेबल हूं अपने सुपीरियर को। ये बात आती है अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। अब ये तीनों चीजें हम समझ चुके हैं, अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है। अब मैं डेलीगेशन को थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं कि डेलीगेशन होती क्या है। भाई देखो, डेलीगेशन मींस ग्रांटिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी ग्रांट करना, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी असाइन करना सेम लेवल पे कमेंसुरेट करके, मतलब जितनी अथॉरिटी उसी के बराबर की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी। जब आपने दोनों चीज दे दी तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप क्रिएट हो जाएगी। फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट, ये तीनों चीजें सुपीरियर सबऑर्डिनेट क्या कर रहा है, when he she feels overburdened, जब उसको लग रहा है मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, तो वो अथॉरिटी दे देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ये होती है डेलीगेशन। अब डेलीगेशन में क्या बात आती है, ये सुनो कि ये हम बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गई हमारी ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल वाले को कोई काम था और उसने वो सौंप दिया मिडिल वाले को, ठीक है, टॉप लेवल वाले ने काम सौंप दिया मिडिल वाले को, अब वो काम हो गया मिडिल वाले का। और ये काम बेसिकली आप मान के चलो कि मिडिल वाले को डेलीगेट नहीं हुआ, ये काम है ही उसका, मतलब एक आ जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। वहां ये चीज थोड़ी और क्लियर होगी जब आपके लिंक्स जुड़ेंगे। मतलब ये मान के चलो कि ये जो काम है पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क, ये मिडिल वाले का काम है, और शुरू से ही जब मिडिल वाला जॉब पे लगा उसको ये काम करना है। तो अब इसका क्या हो रहा है कि मेरे से काम नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा हूँ। अब जो टॉप वाला है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता कि ये काम खुद कर रहा है या नीचे से करवा रहा है, क्योंकि नीचे से करवाना गलती है, इसका सबऑर्डिनेट है, ये काम करवाएगा, इसको और बहुत काम है, इसको फर्क नहीं पड़ता काम हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब काम ये
इसको फर्क नहीं पड़ता काम ये कर रहा है या ये कर रहा है, इसको सिर्फ फर्क पड़ता है कि काम होके कंप्लीट मुझे मिलना चाहिए, काम टिच होके डन होके मेरी टेबल पे पड़ाना चाहिए, इसको सिर्फ इस बात से मतलब है। तो अब एक बात बताओ, जब इसने इसको काम दिया दैट वाज डेलीगेशन, ओके, इसने अपना बर्डन शेयर कर दिया इस बंदे से, ये हो गई काम की डेलीगेशन। लेकिन अब बताओ इसने अथॉरिटी शेयर कर दी, हाँ भाई अपने हिस्से का काम दे रहा है तो अपने हिस्से की अथॉरिटी भी दे रहा है ना, मतलब अथॉरिटी जो है दैट कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन होगी, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। दूसरी बात, जब उसने काम दिया तो उसने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी, जेन्युइन सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन ऑल्सो बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम दे सकते हैं, जेन्युइन सी बात है। तीसरी बात, क्या इसने इसको इसकी अकाउंटेबिलिटी दे दी? जो बच्चे हाँ बोल रहे हैं ना, आपका इतना सा भी कसूर नहीं है, आपको अभी तक चीज बताई ही इतनी गई है कि आप हाँ बोलोगे। लेकिन अब सुनो ध्यान से, इस बंदे की जो अकाउंटेबिलिटी है दैट इज टुवर्ड्स मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल की अकाउंटेबिलिटी है टॉप के थ्रू, मतलब ये बंदा किसी भी तरह से इसको जवाब नहीं देगा। कैसे? एक बार सुनो, आपके प्रिंसिपल ने आपके टीचर को कोई काम कहा कि आप ये काम कर दो, मुझे ये काम हुआ चाहिए, आपके टीचर ने आके वो काम आपको दे दिया क्योंकि आप दोनों की बहुत बनती है। डेलीगेशन ना काफी बात पर्सनल वे से भी होती है कि इस बंदे के नीचे, एक बंदे के नीचे 4 बंदे हैं, ये 4 में से इसी को ही क्यों चुनेगा स्पेसिफिकली? क्योंकि ये बंदा इसके क्लोज है, इसको काम करने का मौका देगा, इसको अपने आप को प्रूव करने का मौका देगा ताकि कल को ये प्रमोट हो सके। ये सीन होता है। डेलीगेशन कभी भी कंपनी नहीं कहती कि हाँ इक्वल लेवल पे करो, इक्विटी दिखाओ, नहीं। डेलीगेशन आप अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस से करते हो। आपकी टीचर ने वो काम आपको दे दिया कि हाँ करके रहो, अगले दिन प्रिंसिपल आया टीचर के पास कि भाई मैंने जो आपको काम दिया वो काम दिखाओ। टीचर ने कहा कि मेरे को नहीं पता, मैंने तो उसको दे दिया, आप उसके पूछो, उसने काम किया नहीं किया, उसको डांटो, उसको कहो। इज इट पॉसिबल? आप मान सकते हो कि प्रिंसिपल चला जाएगा स्टूडेंट के पास और उससे कहेगा यहाँ काम क्यों नहीं हुआ, तेरी गलती। स्टूडेंट की गलती है तो टीचर के सामने, लेकिन प्रिंसिपल के सामने टीचर की गलती। मतलब अगर कल को ये बंदा काम नहीं कर पाता तो ये मिडिल लेवल से डांट तो खा लेगा, लेकिन टॉप लेवल वाला इसको कुछ भी नहीं कहेगा, सारी की सारी डांट इसको पड़ेगी कि मेरे को तेरे से काम चाहिए, मेरे को तेरे से मतलब है, उसने किया उसने नहीं किया तेरी टेंशन है, मेरे को काम हुआ चाहिए। क्या मतलब मिलता है कि अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। एक बार फिर से कि ये बंदा इसको अकाउंटेबल था, थोड़ा रफ सा हो गया, इसको साफ साफ करते हैं। ये 3 बंदे हैं, ये बंदा काम करने के लिए इसको अकाउंटेबल था, इसने काम आगे सौंप दिया, तो अब ये बंदा वही काम करने के लिए इसको अकाउंटेबल हो गया। ओके, अब इसकी अकाउंटेबिलिटी इसके थ्रू और इसकी अकाउंटेबिलिटी इसके लिए है, लेकिन ये बंदा इसको आके नहीं डांट सकता, ये तो इसको ही डांटेगा कि तूने मेरे को काम करके क्यों नहीं दिया। ये आगे इसको डांट लेगा कि हाँ भाई तेरी वजह से मेरे को डांट पड़ेगी, तूने काम क्यों नहीं करके दिया। अकाउंटेबिलिटी इसकी जो इसके थ्रू है ना वो नई जनरेट हुई है, लेकिन इसकी अकाउंटेबिलिटी जो इसके लिए थी वो कतई ही ट्रांसफर नहीं होगी। आप जिस बंदे को अकाउंटेबल हो वो आप ही हो, अकाउंटेबिलिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। एक बढ़िया एमसीक्यू, बढ़िया ट्रू फॉल्स ये बन चुका है यहाँ से कि अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। जो बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज हुए हैं, अभी के अभी वीडियो को 3 मिनट 4 मिनट जितना भी है जहां से मैंने चीज शुरू की थी रिवाइड करो और तसल्ली से देखो, फुल कंसंट्रेशन के साथ। नहीं समझ आ रहा है एक बार बंद कर दो, साइड रख दो, कुछ और काम कर लो, फिर दोबारा आना, दोबारा देखना और फ्रेश माइंड से देखना तो समझ आएगा। अब बात आती है डेलीगेशन के 3 प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल नंबर 1, डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी चीजें नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन है इस पर, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन है बहुत रेयर चांसेस है, बहुत ज्यादा रेयर, लेकिन मैं यहाँ हूं, मैं आपको फुल सर्विस देने वाला हूं, मैं आपको हर छोटी छोटी चीज बताने वाला हूं, तो इसलिए मैं आपको ये 3 प्रिंसिपल बता रहा हूं। पहला, डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। क्या मतलब कि एक बंदे ने जब किसी को काम दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी से मुक्त हो गया। मैंने अगर काम सौंप दिया तो मैं अपने सुपीरियर को अभी भी अकाउंटेबल हूं। डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन का सिर्फ यही मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। दूसरा प्रिंसिपल कहता है डेलीगेटेड अथॉरिटी कैन बी टेकन बैक एंड रीडेलीगेटेड टू समवन अदर। ये बंदा है, इसके नीचे 4 बंदे और हैं, इसने इसको डेलीगेट किया, इसको लग रहा है सही काम नहीं कर रहा, तो ये इससे वापस लेके वही काम इसको भी दे सकता है, इससे वापस लेके इसको भी दे सकता है।
जो अथॉरिटी एक बार डेलीगेट हो गई उसको वापस लेके आप दोबारा भी दे सकते हो, इट इज टोटली पॉसिबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रिंसिपल क्या कहता है? तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि जो आपने अथॉरिटी डेलीगेट की उसको अगर आप चाहते हो कि काम अच्छे से हो तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉपर बैलेंस करना। कितनी छोटी छोटी सिंपल सी बातें हैं। एक बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भैया अकाउंटेबिलिटी कभी डेलीगेट नहीं होती। आपने काम सौंप दिया लेकिन आप उस अकाउंटेबिलिटी, उस जवाबदेही से मुक्त नहीं हुए, आप अभी अपने सुपीरियर को अकाउंटेबल हो। दूसरी बात कि भैया एक बंदे को अगर डेलीगेशन कर दी तो उससे वापस लेकर दूसरे को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात भाई अकाउंटेबिलिटी, अपना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए, दैट्स इट। इसी का डेलीगेशन का टॉपिक होता है खत्म। नहीं, वीडियो पढ़ी है, अभी इंपॉर्टेंस रहती है उसकी, छोटी सी पॉइंट और इसी वीडियो में बताने वाला हूं आपको। डेलीगेशन की जो कंसेप्ट है, उसका मतलब, उसकी डेफिनेशन, आई होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से अगर मैं रिपीट करूं तो बेसिकली क्या है, एक मैनेजर जब ओवरबर्डन हो गया तो वो अपना काम सौंप देगा, और ये प्री रिक्विजिट है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब ये कोई गलत चीज नहीं है मैं काम सौंप रहा हूँ, ये एक जरूरी चीज है एक ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी फंक्शनिंग के लिए। जरूरी क्यों है वो इंपॉर्टेंट बता दूंगा आपको, लेकिन डेलीगेशन होती है, होती रहेगी। इसमें ये बात है कि हर बंदे में जब काम बढ़ जाता है तो वो काम आगे ट्रांसफर कर देता है, ये इसलिए तो रखे उसने अपने सबऑर्डिनेट्स ताकि उनको काम और दे सके, दैट्स इट, इसी के लिए तो होते हैं वो। अब बात आती है इसकी इंपॉर्टेंस की। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं और 6 पॉइंट्स और उनको तसल्ली से एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के लिखना है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने केस स्टडीज को आइडेंटिफाई करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बिजनेस स्टडीज में ना काफी सारी बातें ऐसी होती हैं जहां आप एक पॉइंट को दूसरे से मिक्स कर देते हो, उनकी दो बातों को मिक्स कर देते हो, तो आप उस चीज को केस स्टडी में दिक्कत खड़ी कर देते हो। जैसे कि अगर मैं आपको 6 पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, आप फोर्थ और थर्ड को कुछ मिक्स कर रहे हो, रिलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डिफरेंस नहीं समझ आ रहा कौन सी बात थर्ड की है कौन सी बात फोर्थ की है, तो आप केस स्टडी नहीं कर पाओगे। काफी सारी ऐसी चीजें हैं केस स्टडी आती नहीं, वहां मिक्स करना है करो, कोई इश्यू नहीं है, आपको बस लिखना है, वहां रिलेट करके भी लिखोगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ आपको एक एक पॉइंट में डिस्टिंक्ट डिफरेंस पता होना चाहिए कि इस पॉइंट का ये मतलब है, इसका ये है और इनमें ये फर्क है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या कहता है कि देखो मैं एक मैनेजर, मैं ओवरबर्डन हुआ, मैंने अपना काम आगे डेलीगेट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो मैनेजमेंट अच्छी। क्यों? क्योंकि मैं हाई प्रायोरिटी एरियाज पे फोकस कर पाऊंगा, मेरे पास वर्क का बर्डन कम हो जाएगा और मैं हाई प्रायोरिटी एरियाज पे फोकस कर पाऊंगा। मतलब देखो क्या होगा कि जो बंदा ऊपर बैठा है उसको जरूरी काम करना है, फर्म के मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कशन करनी है, मोर इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिसीजन लेने हैं, तो वो वहां बैठा वो मोर इंपॉर्टेंट काम ही करेगा और नीचे वाले को फालतू काम दे देगा। ये बात आती है, बस यही था इफेक्टिव मैनेजमेंट में। अगला सेकंड पॉइंट आता है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट। देखो डेलीगेशन से एम्प्लॉय की डेवलपमेंट कैसे होगी, आप एक एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय यहाँ बात हो रही है सबऑर्डिनेट की, सबऑर्डिनेट की डेवलपमेंट। आपको आपके सुपीरियर ने काम डेलीगेट किया, आप अभी इसी पोस्ट पे बैठे बैठे उस आने वाले टाइम का काम कर रहे हो जहां आप होगे, समझ रहे हो, आप अपने बॉस का काम कर रहे हो, वो बॉस जो आपसे ऊपर बैठा है, तो आप उसका काम करके अपनी डेवलपमेंट कर रहे हो, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, आप आने वाले टाइम में अपनी बॉडी को, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को तैयार कर रहे हो, आप एक ह्यूमन पावर बन रहे हो जो कंपनी के लिए आने वाले टाइम में काम की होगी। ये बात आती है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट। बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है इसका कि जब मैनेजर ने उसको काम सौंप दिया तो वो आने वाले टाइम का काम करेगा, उसके टैलेंट्स और स्किल्स और शार्पन होंगे, वो और ब्रिलियंट माइंड बन के बाहर आएगा, तो इसलिए उसकी डेवलपमेंट है। पहले और दूसरे में बिल्कुल फर्क क्लियर है ना आपको, इफेक्टिव मैनेजमेंट और एम्प्लॉय डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। तीसरी बात आती है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट हो जाएगा। वो मोटिवेट कैसे हो जाएगा? देखो मैंने बताया कि एक सबऑर्डिनेट के काफी सारे एक सुपीरियर के काफी सारे सबऑर्डिनेट होते हैं, तो वो इन पांचों में से किसी को भी डेलीगेट कर सकता है, पर्टिकुलरली इसी को। तो ये तो भाई बंदा भूल गया कि यार मैं इन चारों पांचों में बैठा था, तभी मेरे बॉस ने मुझे कहा ना, मेरे पे उसको भरोसा है, उसका सेल्फ एस्टीम बूस्ट अप हो जाएगा, वो अपने आप में मोटिवेटेड फील करेगा, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा, वो आने वाले टाइम में भी चाहेगा कि काम मुझे ही मिले और इसी तरह से वो काम को बेस्ट करके देगा। तो ये क्या हो गया, एम्प्लॉय भी मोटिवेट हो गया, भाई अपने काम में बेस्ट दे रहा है तो कंपनी का फायदा ही फायदा, इसलिए डेलीगेशन की तीसरी इंपॉर्टेंस कमोडिटी बन गया। ये चौथा पॉइंट है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ कहता है कि जब एम्प्लॉय को आपने ऑलरेडी काम दे दिया कि बेटे तू आगे का काम कर, तो उसको तैयारी है कि आने वाले टाइम में मेरे को जब ऊपर वाली पोजीशन होल्ड करनी पड़ेगी तो मुझे काम इस तरीके से करना है, तो वो उस चीज को समझ चुका है, उसको फ्यूचर की ट्रेनिंग मिल चुकी है। इसलिए जब फर्म ग्रो होगी ना तो फर्म
के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखे वैसे एम्प्लॉयज हैं जो आने वाले टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम संभाल सके। ये बात आती है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ में। पांचवा पॉइंट है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डेलीगेशन करने से सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशंस क्लियर होते हैं, और यही सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस ही तो मैनेजमेंट हायरार्की का बेसिस है। टॉप, मिडिल, लोअर, कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट, ये जो मैनेजमेंट हायरार्की बनी है ना, इसका जो बेसिस है वो है डेलीगेशन। डेलीगेशन करने से ही बने। तो भाई तुम कहोगे यार ये तो गलत बात है, पहले ही चैप्टर में जब पढ़ाया तो कहता था अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका बेसिस। अरे भाई अब भी वही कह रहा हूँ, डेलीगेशन क्या होती है? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना, वही सारी चीज के अराउंड ही घूमती है मैनेजमेंट हायरार्की, ये इसका बेसिस है। तो जब भी केस स्टडी में बात आए कि मैनेजमेंट हायरार्की इन चीजों से बनती है, मैनेजमेंट हायरार्की का कंसेप्ट ही है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। लास्ट पॉइंट कहता है बेटर कोऑर्डिनेशन। अब भाई ये तो बच्चों वाली बात होगी, कोऑर्डिनेशन बेटर क्यों? आप में से कोई भी गेस कर लेगा कि जब काम डेलीगेट कर दिया, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सब कुछ क्लियर है, ड्यूटीज सबकी क्लियर है, क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज है, सबको पता है मेरा क्या काम है, मेरा क्या काम नहीं है, कोई ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं है, कोई डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स नहीं है, सारा कुछ स्मूथ चल रहा है, तो कोऑर्डिनेशन इजी है। 6 के 6 पॉइंट्स में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। और नहीं हुआ तो बैक करो, जाओ देखो पूरी वीडियो में। अच्छा लगेगा लाइक शेयर अपने आप करोगे, मैं नहीं कह रहा, कमेंट जरूर करना, कोई कमी हो, कुछ भी आपके मन में हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट कर लो, नहीं तो मुझे डीएम कर सकते हो, लिंक्स नीचे ही मिल जाएंगे आपको। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे नया टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन। थैंक यू।